आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी का टेस्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो टेस्ट है इसमें आपको एनडीए के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें एनडीए के 100 क्वेश्चन है और इस टेस्ट में 2009 से 2019 तक के जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन हैं वो आपको इस टेस्ट में देखने को मिलेंगे। 2019 के बाद के जो क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट टेस्ट में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये टेस्ट नंबर 1 है। ठीक है, टेस्ट नंबर 2 में आपको 2020 के बाद के जो भी एग्जाम हुए एनडीए के वो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, एनडीए 1 2009 में एक क्वेश्चन आया था, द एंट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, स्टेट लिस्ट। अब इसमें हमको याद क्या रखना है, देखो स्टेट लिस्ट में क्या क्या और आता है, इसमें आएगा आपका पब्लिक हेल्थ, ओके, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, है ना, ये किस में आता है, स्टेट लिस्ट में। यूनियन लिस्ट की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन। ये चीज आपको याद रखनी है। कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है, इसमें आता है एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन एंड मैरिज। ठीक है, ये सब आता है कंकरेंट लिस्ट में। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि जो पीवाईक्यू है उनमें ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन contained in the Government of India Act 1935 has been incorporated in the Constitution of India in the year 1950s। ये क्वेश्चन सीएसई सिविल सर्विसेज एग्जाम 2010 में एज इट इज रिपीट हुआ है। ठीक है, एनडीए 2009 में ये क्वेश्चन यहाँ पे आया, सीएसई 2010 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डीपीएसपी। ठीक है, अब बात करें डीपीएसपी तो इंडिया ने इसको कहां से बोरो किया है, इसको किया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, यहां से बोरो किया है। फिर देखें जो डीपीएसपी है किसमें, पार्ट 4 में। पार्ट 4 में आर्टिकल क्या है, आर्टिकल है आपका 36 से 51। ओके, जो डीपीएसपी है ये क्या शो करता है, सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। ओके, और एक और चीज, जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सेबल। इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, अब ये चीज आपको याद रखनी है कि द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950s। क्या था, डीपीएसपी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डीपीएसपी के बारे में हमने जो इन्फॉर्मेशन है ये आपने देख ली यहाँ पे। ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, तो कौन थे, आंसर क्या है, बीएन राव। बीएन राव जो थे ये एडवाइजर थे। बीएन राव एक आईएएस ऑफिसर थे। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो एडवाइजर थे वो कौन थे, बीएन राव। अब बात करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो ये कौन थे, ये थे चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। सचिनानंद सिन्हा, ठीक है, ये कौन थे, ये टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। सचिनानंद सिन्हा के बारे में एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ही क्रिएटेड फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात करें बी शिवा राव, तो ये कौन थे, ये मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, मेंबर थे। ठीक है, बस इतना इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। फोर्थ क्वेश्चन आप देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स कैन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बी इम्पीच्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ऑप्शन आप देख लीजिए। ठीक है, 1, 2, 1, 2, 3 एंड 2, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 एंड 3। ठीक है,
जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका जो इम्पीचमेंट होता है वो किन ग्राउंड पर होता है? मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी के ग्राउंड्स पर। वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके ग्राउंड पर किसका इम्पीचमेंट होता है? इस पर होता है प्रेसिडेंट का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का फंक्शन इसमें क्या क्या है? मेकिंग रिकमेंडेशन एज टू द प्रिंसिपल गवर्निंग ग्रांट इन एड ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। सेकंड क्या है? टू सजेस्ट मेजर टू ऑगमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल 280। ठीक है, ये आपको इसका याद रखना है। और फाइनेंस कमीशन के जो फंक्शंस हैं उनको आपको अच्छे से देखना है क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ओके, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट have added article 15 subclause 5 in the constitution of India providing for reservation in educational institution in the private sector also। तो इसका आंसर क्या होगा? 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें क्या किया गया? आर्टिकल 15 सबक्लॉज 5 यहाँ पे जोड़ा गया, जो किससे रिलेटेड था? प्रोवाइडिंग फॉर रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। ठीक है, अब बात करें 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये किससे रिलेटेड है? ये है अलाउ द गवर्नमेंट टू कैरी फॉरवर्ड अनफिल्ड वैकेंसी फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना? तो इससे आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। और एक जो फ्रेश पीडीएफ होती है जिसमें कुछ नहीं लिखा होगा, वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको खुद लगा सकते हैं। ठीक है, अलाउड द गवर्नमेंट टू कैरी फॉरवर्ड अनफिल्ड वैकेंसी फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है? ये राइट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14, है ना? राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन से रिलेटेड। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो इसमें क्या किया गया था? लिमिटिंग द नंबर ऑफ मिनिस्टर, है ना? लिमिटिंग द नंबर ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 15%, है ना? जो 15% वाला जो क्राइटेरिया उससे रिलेटेड ये अमेंडमेंट है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट हुज डिसीजन शैल बी फाइनल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, 4 ऑप्शन देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो इसका आंसर क्या होगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये हमारी निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको क्या क्या यहाँ पे मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले 75 प्लस टेक्निक्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड एलिमिनेशन, ये मैं आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करके सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। सेकंड क्या है? आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो होते हैं ना वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, जो आपको फील देंगे एक्चुअल एग्जाम का। ठीक है, ये हो गया। थर्ड क्या है? आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, ये कैसे करते हैं ये मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। फोर्थ क्या है? एग्जामिनर का माइंडसेट को हमको कैसे समझना है। ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन किसका सॉल्व कर रहे हो? आप सॉल्व कर रहे हो यूपीएससी के एग्जाम का, है ना, जिन्हें प्रोफेसर बना रहा है। तो हमको उसका माइंडसेट समझना है, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि जो प्रोफेसर है, जो एग्जामिनर है, उसका माइंडसेट हम कैसे समझें। वैल्यू एडेड लेक्चर एंड पीडीएफ्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको टेस्ट दिया जाएगा, आप उस टेस्ट को खुद लगाइए, है ना। उसके बाद आपको लेक्चर दिया जाएगा और उस लेक्चर की पीडीएफ। ठीक है, लेक्चर में आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा, और वैल्यू एडिशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना, कि हम किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे वैल्यू एडिशन करेंगे। वो आपको आपके नॉलेज इनहेंस करने में आपकी हेल्प करेगा। फिर देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज है, यदि आप इसको लगाते हो तो आपका पीवाईक्यू के थ्रू 3 टाइम यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि यूपीएससी के फोकस एरियाज कौन से हैं, थीम्स कौन सी हैं,
क्योंकि थीम्स का रिपीटेशन काफी होता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एनडीए हो, है ना, या हमारा सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, या जियो साइंटिस्ट भी क्यों ना हो, सब में एक ही थीम से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपको किसी भी रैंडम टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेगा। ओके, यदि आप निर्वाणा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो, ठीक है, एनरोल करते हो, तो आपको कोई भी रैंडम टेस्ट सीरीज लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे डेडिकेटेड मेंटर सपोर्ट मिलेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। एग्जाम कौन कौन से कवर्ड है? एग्जाम है इसमें सीएससी कवर होगा, आपका सीएपीएफ होगा, सीडीएस होगा, एनडीए होगा, सीआईएसएफ होगा, है ना, इंजीनियरिंग सर्विस, जियो साइंटिस्ट, ईपीएफओ, एपीएफसी, ये आपका यहाँ पे कवर होगा। ठीक है, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग द इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम द। तो इमरजेंसी का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहां से लिया गया? ये लिया गया जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अभी ये जो दो क्वेश्चन हमने देखे, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, इन दोनों क्वेश्चन में वैल्यू एडिशन का कुछ है नहीं, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं करवाया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रस्टीशिप इज नॉट करेक्ट। अब ये जो ट्रस्टीशिप है, ये किसका कंसेप्ट है? ये है महात्मा गांधी जी का। हमें क्या बताना है? नॉट करेक्ट। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन ऑप्शन को पढ़ते हैं हम पहले। इट एक्सक्लूड लेजिस्लेटिव रेगुलेशन ऑफ द ओनरशिप एंड यूज ऑफ वेल्थ। ओके, सी देखिए, इट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी राइट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट सो फार एज इट मे बी परमिटेड बाय सोसाइटी फॉर इट्स ओन वेलफेयर। ठीक है, बी ऑप्शन देखिए, इट इज बेस्ड ऑन द फेथ दैट ह्यूमन नेचर इज नेवर बियॉन्ड रिडेम्पशन। फिर देखिए, ट्रस्टीशिप प्रोवाइड अ मींस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द कैपिटलिस्ट ऑर्डर ऑफ सोसाइटी इनटू अ एगलिटेरियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। जो बी ऑप्शन है ये यहाँ पे गलत ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि ये बात कर रहा है कि जो ह्यूमन नेचर है इज नेवर बियॉन्ड रिडेम्पशन। लेकिन महात्मा गांधी के हिसाब से हम देखें तो इंडिविजुअल हैव द पोटेंशियल फॉर चेंज एंड इंप्रूव। ठीक है, ट्रस्टीशिप का मतलब वही यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? नेवर बियॉन्ड रिडेम्पशन, ये गलत है। इंडिविजुअल हैव द पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल फॉर चेंज एंड इंप्रूव। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन टू। ठीक है, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा किसको रिजाइन देता है? ये देता है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हु कैन इनिशिएट इंपीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या क्या है? ओनली लोकसभा, ओनली राज्यसभा, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एनी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, अब बात करें जो इंपीचमेंट है, ये किस आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल आता है 61। जो आर्टिकल 61 है ये प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो इंपीचमेंट प्रोसेस है ना, जो इंपीचमेंट प्रोसेस है प्रेसिडेंट की, वो आपको जाके लक्ष्मीकांत से देखना है। ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म इज नॉट अ डॉक्ट्रिन ऑफ कार्ल मार्क्स। ठीक है, अब देखो कार्ल मार्क्स एंड महात्मा गांधी के बीच में कंपेयर वाला क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2020 या 21 में पूछा गया है ना, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म इज नॉट अ डॉक्ट्रिन ऑफ कार्ल मार्क्स, है ना, तो ये हमको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा थ्योरी ऑफ न्यू डेमोक्रेसी। ठीक है, ये जो है ये कार्ल मार्क्स का नहीं है, ये किसका है? ये है जो माओइस्ट होते हैं, ठीक है, उनका ये कंसेप्ट है। ठीक है, और ये 3 आप देख रहे हैं, ये कार्ल मार्क्स का यहाँ पे कंसेप्ट है। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दी हुई है। रिपोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन हेडेड बाय लेट मोरारजी देसाई रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन। सेकंड ऑप्शन देखिए, लोकपाल इज द इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टिगेट करप्शन टू एट हायर प्लेसेस इन गवर्नमेंट। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब बात करें इसकी वैल्यू एडिशन की, तो देखो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है ये कब स्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1966 में। ठीक है, चेयरमैनशिप किसकी थी? मोरारजी देसाई की। तो ये 2 चीज आपको यहाँ पे मालूम चली। एक और चीज आपको याद रखनी है, फर्स्ट लोकपाल बिल इन पार्लियामेंट प्लेस्ड इन 4th लोकसभा इन 1968। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है।
वर्ल्ड में सबसे पहले ओम्बुड्समैन कहाँ पे स्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था स्वीडन में, ठीक है, स्वीडन में फर्स्ट ओम्बुड्समैन यहाँ पे स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन है वो सबसे पहले कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया था? वो किया गया था महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र इन 1971, ठीक है। ये बात करें इंडिया की, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ इन इंडियन डेमोक्रेसी, है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, तो वो मैं आपको जो फ्रेश पीडीएफ होगी उसमें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज, ओके। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है ना। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू एन एंटिटी और इंस्टीट्यूशन दैट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन और प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज इमर्ज ओवर टाइम इन द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। ये इमर्ज हुआ है ओवर टाइम, ठीक है, इन द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। उसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ, है ना। वो क्या है? हमारा पॉलिटिकल पार्टी। तो इस तरह हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 1 देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या है? इट प्रोवाइड फंडामेंटल राइट टू इंडिविजुअल। तो देखो, फंडामेंटल राइट की हम बात करें, है ना, तो इट प्रोमोट द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये किसका है? फंडामेंटल राइट का यहाँ पे कंसेप्ट होता है कि ये प्रमोट क्या करता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब बात करें यदि किसी कंट्री का लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब क्या है? तो दे प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटेरियन country and protect the liberties and freedom of the people, ठीक है। तो इस हिसाब से हम यदि देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यदि कोई कंट्री फंडामेंटल राइट दे रही है अपने सिटीजन्स को, है ना, तो वो क्या प्रमोट कर रही है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। मतलब आपके पास लिबर्टी है, फ्रीडम है ना। और लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो भी क्या कर रहा है? वो प्रिवेंट कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटेरियन कंट्री, है ना, एंड प्रोटेक्ट करता है क्या? लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल, ठीक है। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं। सबसे पहले हम इन 3 स्टेटमेंट को यहाँ पे पढ़ते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड प्रोविंसेस इन डन थ्रू 3 डिफरेंट लिस्ट, है ना, न्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो 7 शेड्यूल में, ठीक है, लिस्ट है उसकी यहाँ पे बात कर रहा है, तो ये तो सही है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। सेकंड ऑप्शन देखिए, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट इन्यूमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। ये बात भी सही है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे फेडरलिज्म का वायलेशन नहीं करता है। तो यहाँ पे 2-3 ये आ गया, ठीक है। ऑप्शन 1 देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविंसेस अंडर द इमरजेंसी प्रोविजन। तो ये क्या है? ये फेडरलिज्म का वायलेशन है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये वायलेशन कर रही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 एंड 3 जो है ये फेडरलिज्म का वायलेशन नहीं कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 एंड 3। अब आपको क्या करना है? जो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स हैं, है ना, वो प्रिंसिपल्स आपको जाके लक्ष्मीकांत से पूरा देखना है ना, फेडरलिज्म में क्या क्या रहता है। तो ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, यहाँ पे 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा है। ये किससे डील करता है? ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो इसका आंसर क्या है? एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, है ना। जो आर्टिकल 15 सब प्लस 5 जो ऐड किया गया है वो किससे किया गया है? 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू।
तो देखो कितना रिपीटेशन है, 2009 में जो ऑप्शन में था वहां से क्वेश्चन बना दिया गया। ओके, तो इसी तरह यूपीएससी हमारे सिविल सर्विस एग्जाम में भी करता है। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखें, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बी लिंक्ड विथ, है ना, ये किससे रिलेटेड है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड है। ओके, यहां भी हमें कुछ इतना है नहीं वैल्यू एडिशन के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सोशलिज्म रिफर टू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी। अब बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की, सरकारी कमीशन recommended that governor of the state should be a non-political person appointed after consultation with the chief minister of the state। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी, ये आपको याद रखना है। सरकारी कमीशन किससे रिलेटेड था, ये था इंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, इंटर स्टेट रिलेशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी, ये भी आपको याद रखना है। और सरकारी कमीशन की और भी जो रिकमेंडेशन है ना, वो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिएगा। स्टेटमेंट 2 देखिए, दिस कुड बी अचीव थ्रू अमेंडिंग आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो आर्टिकल 165 है ये किससे रिलेटेड है, ये है एडवोकेट जनरल से रिलेटेड, है ना। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की, द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट इन इंडिया कैन बी क्रिएटेड और एबोलिश्ड बाय द, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए क्या है, पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ गवर्नर ऑफ द स्टेट। बी ऑप्शन क्या है, पार्लियामेंट अलोन। सी क्या है, पार्लियामेंट आफ्टर द स्टेट असेंबली पासेस द रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। फोर्थ क्या है, गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ना, उसको क्रिएट और एबोलिश करने का यहाँ पे पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। लेकिन कब, जब स्टेट असेंबली रेजोल्यूशन पास करे उसके बाद। ओके, तो ये हो गया 21 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, द गवर्नमेंट बिल मीन्स अ बिल इंट्रोड्यूस बाय अ, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर क्या है, मिनिस्टर इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बिल। और वहीं बात करें मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर, है ना, यदि वो कोई बिल पेश करता है राज्यसभा या लोकसभा में, है ना, तो उस बिल को क्या बोलेंगे हम, प्राइवेट बिल। ठीक है, ये प्राइवेट बिल, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, बोथ फंडामेंटल एंड लीगल राइट, नाइदर फंडामेंटल नॉर लीगल राइट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, बोथ फंडामेंटल एंड लीगल राइट। अब फंडामेंटल राइट कैसे, आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 सब क्लोज ए। ठीक है, इसमें आपको राइट टू इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और रही बात लीगल राइट की, जो हमारा आरटीआई एक्ट है ना, आरटीआई एक्ट 2005, ये हमको यहाँ पे लीगल राइट देता है। ओके, अब बात करें 24 नंबर क्वेश्चन की, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। ठीक है, कैग के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, द प्रोसीजर एंड ग्राउंड ऑफ हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस आर द सेम एज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, कैग को उसी तरह हटाया जाता है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। सेकंड ऑप्शन क्या है, ही प्रिस्क्राइब द फॉर्म इन विच अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट आर टू बी केप्ट। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे सही है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। अब बात करें कैग की, तो ये किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 148। ओके, अब बात करें कैग की, तो ये ऑडिट करता है ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ओके, तो जो कंटिजेंसी फंड होता है एंड जो पब्लिक अकाउंट होता है, ठीक है, इसका यहाँ पे ये ऑडिट करता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैग की याद रखनी है। अब बात करें 25 नंबर क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो हमको इनमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट। ऑप्शन बी क्या है, पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अल्टरिंग द नेम ऑफ स्टेट। इक्वालिटी बिफोर द लॉ बोथ इंडियन एंड नॉन इंडियन सिटीजन। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इंडियन सिटीजन।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमको बताना है नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है ना, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन जो है उनके लिए है, नॉन इंडियन सिटीजन के लिए नहीं है। अब इंडियन सिटीजन के लिए फंडामेंटल राइट में कौन कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये आर्टिकल आपको याद रखना है जो सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है। ठीक है, अब जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, ये किस में आता है, आर्टिकल 16 में आता है। ठीक है, तो ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये यहाँ पे गलत है, हमको बताना है नॉट करेक्ट पेयर। ओके, तो यहाँ पे इसको सही कर देते हैं। तो ये इसका आंसर है। अब बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। When an ordinary bill is referred to a joint sitting of both the houses of Indian Parliament, it has to be passed by a, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, सिंपल मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब बात करें ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, इसका प्रोविजन किस आर्टिकल में, ये है आर्टिकल 108। ठीक है, 108 में क्या है, ज्वाइंट सिटिंग। ओके, और अब तक कितने बिल ज्वाइंट सिटिंग के थ्रू पास हो चुके हैं, है ना, उनके हम नाम देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो फर्स्ट बिल क्या है, डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960। ठीक है, सेकंड, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1977। एंड थर्ड क्या है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2003। ठीक है, ये आपको यहां पे याद रखना है। अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, विच वन अमंग द फॉलोइंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is indicative of the fact that the real executive power is vested in the council of minister headed by the prime minister। तो इसका सही आंसर क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, इन विच अमंग द फॉलोइंग केसेस द जॉइंट सेशन ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी समन। ठीक है, ये हमको यहाँ पे बताना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, वो हम देखते हैं। टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। यदि हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 यहाँ पे चले जाता है। ये भी ऑप्शन यहाँ पे गया। 2 एंड 3 यहाँ पे सही है। ठीक है, 2 एंड 3 यहाँ पे सही है। पढ़ लेते हैं उसके बाद भी। When a bill has been pending with one house for more than 6 months after it was passed by the other। थर्ड ऑप्शन क्या है, when both the houses disagree on the amendment to be made in a bill। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, when a bill is passed by one house and is rejected by the other, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 एंड 4। ओके, ये चारों स्टेटमेंट आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। ठीक है, और ये ज्वाइंट सिटिंग कहाँ पे बुलाई जा सकती है, ये तीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लक्ष्मीकांत में भी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फेडरल सिस्टम इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 क्या है, इन अ फेडरेशन टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट कोएग्जिस्ट एंड देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो ये बात सही है। ठीक है, कि जो फेडरेशन होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, देयर इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया, तो जो फेडरलिज्म के फीचर्स हैं, है ना, जो फीचर्स हैं वो आपको जाके देखना है। ठीक है, क्योंकि आपने देख लिए प्रीवियस से क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, है ना, और सिविल सर्विस एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आपको जाके देखना है, और फेडरल गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो आपको जाके देखना है। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इन अ डेमोक्रेसी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर इनकरेज बिकॉज। सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला जो वर्ड है इसका मतलब समझते हैं। हर एक इंडिविजुअल के अपने ओपिनियंस होते हैं, पर्सपेक्टिव होता है, एक्सपीरियंस होते हैं, है ना, और दे आर मोर लाइकली टू ब्रिंग यूनिक आइडियाज एंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। तो ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब। तो इस हिसाब से यदि हम करेक्ट आंसर इसका देखें तो क्या हो सकता है, ऑप्शन देखते हैं, इंडिविजुअल विल प्लेस द गुड ऑफ द नेशन अहेड ऑफ देयर ओन प्रेफरेंसेस।
Individual will tend to act and think alike in the long run. Individual differences make more diverse beneficial contribution to the common cause. The Constitution guarantee the right of individual to act as he pleases. तो इसका राइट आंसर क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस मेक फॉर डाइवर्स बेनिफिशियल कंट्रीब्यूशन टू द कॉमन कॉज। क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना, ये क्या कर रहा है? वाइडर रेंज ऑफ बेनिफिशियल कंट्रीब्यूशन दे रहा है किसको? सोसाइटी को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंडिविजुअल डिफरेंसेस मेक फॉर डाइवर्स बेनिफिशियल कंट्रीब्यूशन टू द कॉमन कॉज। ओके, अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एक्सपांडेड द मीनिंग ऑफ द राइट टू लाइफ टू इंक्लूड द फॉलोइंग डेरिवेटिव राइट्स, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कोड डेफिनेशन, है ना? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन कौन से? राइट टू फूड एंड एडुकेट लाइवलीहुड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू हेल्थ एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है किसकी बात कर रहा है? आर्टिकल 21, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमको बताना नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, कोड के डेफिनेशन में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है राइट टू लाइफ में। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट टू हेल्थ एंड इंफॉर्मेशन। अब देखो राइट टू हेल्थ जो है ये कोड की डेफिनेशन में है, लेकिन इंफॉर्मेशन ये नहीं है, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन है ये आपका आर्टिकल 19 में आता है, ये आर्टिकल 21 में नहीं आता है। बात कर राइट टू फूड एंड एडुकेट लाइवलीहुड, ये सुप्रीम कोर्ट ने कब डिराइव किया था? ये किया था PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, इस केस में किया था। राइट टू एजुकेशन की बात करें, ये किस केस में किया था? उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। और राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, ये किस में किया था? MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हो गया। अब बात करें राइट टू हेल्थ, ये किस में आया है? स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मोहिंदर सिंह चावला, ठीक है, चावला लिख देता हूं, ये आपको याद रहेगा। तो ये कुछ केस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ में इन राइट्स को इंक्लूड किया है। ओके, तो ये हो गया आपका 31 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? यूनियन लिस्ट, ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि यूनियन लिस्ट में क्या क्या शामिल है। तो यूनियन लिस्ट में बैंकिंग शामिल है, सही बात है। स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर शामिल है। कंकरेंट लिस्ट में मैरिज, ठीक है, ये सही है। रेसिडुअरी लिस्ट इसमें एजुकेशन, तो ये यहाँ पे गलत है। जो एजुकेशन है, ठीक है, ये किस लिस्ट में? ये है कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट इफ द, तो चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर इश्यू ए स्पेशल ऑर्डर, तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट गिव अथॉरिटी टू द पार्लियामेंट इन द रिगार्ड, ये भी गलत है। प्रेसिडेंट इशू एन ऑर्डर ऑथराइजिंग इट टू डू सो, तो ये भी गलत है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, तो ये ऑप्शन इसका सही है। ये किस आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल आता है 249। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है कि पार्लियामेंट कब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में यहाँ पे लॉ बना सकती है? कब बना सकती है? जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे 2/3 मेजोरिटी के साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 33 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? द रेट ऑफ सर्ट्योररी इज इश्यू बाय अ सुपीरियर कोर्ट टू, ठीक है। तो देखो जो रेट है ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 32, है ना। इसमें सर्ट्योररी दिया हुआ है, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से सर्ट्योररी का मतलब क्या है? एन इंफीरियर कोर्ट टू ट्रांसफर द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग इन अ केस ऑफ रिव्यू। ओके, ऑप्शन ए जो है ये किससे रिलेटेड है? ये है प्रोहिबिशन, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है? एन इंफीरियर कोर्ट टू स्टॉप फर्दर प्रोसीडिंग इन अ पर्टिकुलर केस। प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिट करना, है ना, मतलब स्टॉप करना, तो ये हो गया प्रोहिबिशन का मतलब। ऑप्शन सी, एन ऑफिसर टू शो इज हर राइट टू होल्ड अ पर्टिकुलर ऑफिस, तो ये क्या हमारा? को वारंटो। ऑप्शन डी देखिए, अ पब्लिक अथॉरिटी टू प्रोड्यूस अ पर्सन डिटेन बाय इट बिफोर द कोर्ट विद इन 24 आवर्स, तो ये क्या हमारा? हेबियस कॉर्पस। ओके, तो ये हमने चार देख लिया, प्रोहिबिशन देख लिया, सर्टोररी देख लिया, को वारंटो देख लिया, हेबियस कॉर्पस देख लिया।
अब एक आता है मेंडमस। मेंडमस का मतलब क्या है? टू परफॉर्म योर ड्यूटी। ठीक है, मेंडमस, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे साइड में मेंडमस, ठीक है, टू परफॉर्म योर ड्यूटी। तो मेंडमस में क्या होता है? कोर्ट पब्लिक ऑफिशियल्स को, है ना, ट्रिब्यूनल को, कोर्ट को, गवर्नमेंट को, पब्लिक बॉडीज को यहाँ पे ये मेंडमस इशू कर सकता है टू परफॉर्म योर ड्यूटी। जो काम नहीं कर रहे हैं उनको बोलेगा भाई तुम अपना काम करो, ये होता है मेंडमस। तो आपने यहाँ पे सारे जो रिट्स हैं वो अपने यहाँ पे देख लिए। ओके, अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट, मोशन कैन बी मूव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ अ डिमांड, सच अ मोशन इज कॉल्ड कट मोशन। अब ये हो गई कट मोशन की डेफिनेशन, है ना। यदि किसी क्वेश्चन में आया कट मोशन और यहाँ पे डेफिनेशन दी थी 3-4, तो आपको याद होना चाहिए, ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ द डिमांड्स फॉर ग्रांट, मोशन कैन बी मूव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिमांड, उसको क्या बोलते हैं हम? कट मोशन। अब यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी आर क्लासिफाइड एज कट मोशन। तो कट मोशन में क्या क्या रहता है? डिसअप्रूवल ऑफ पब्लिक कट, इकोनॉमिक कट, टोकन कट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 3, है ना। तो जो कट मोशन होता है, कट मोशन में ये तीनों इंक्लूड होते हैं। अब बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 क्या है? द स्पीकर इमीडिएटली वैकेंट हिज हर ऑफिस व्हेनेवर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि स्पीकर इमीडिएटली अपने ऑफिस को यहाँ पे वैकेंट नहीं करता है। कब करता है? बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द असेंबली आफ्टर द डिसोल्यूशन। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? नो मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम हर इन द लेजिस्लेचर। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बिकॉज ऑफ मेंबर आर ग्रांटेड इम्यूनिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलता है इनको? इम्यूनिटी मिलती है, इम्यूनिटी फ्रॉम एनी लीगल प्रोसीडिंग फॉर देयर स्टेटमेंट और वोट्स इन द लेजिस्लेचर। यहाँ पे इम्यूनिटी का मतलब क्या है? टू इंश्योर फ्री एंड ओपन डिस्कशन, है ना। इम्यूनिटी मिलेगी तब आपका क्या होगा? यहाँ पे फ्री एंड ओपन डिस्कशन होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2। 37 नंबर हम क्वेश्चन देखें। द स्टेट गवर्नमेंट शेल अपॉइंट अ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत एंड टू मेक रिकमेंडेशन एज टू। स्टेटमेंट 1 देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड पंचायत ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स, टोल एंड फ्री लिवाइबल ऑफ द स्टेट्स। सेकंड ऑप्शन क्या है? द डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्सेस, ड्यूटी, टोल एंड फीस विच में बी असाइन टू द पंचायत। थर्ड ऑप्शन क्या है? द प्रिंसिपल दैट विल डिटरमाइन ग्रांट इन एड टू द पंचायत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। ठीक है, तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब आपको क्या करना है? जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है ना, उसके बारे में जाके पता करना है किस आर्टिकल में है, ठीक है, किस अमेंडमेंट के थ्रू उसको बनाया गया है, वो आपको यहाँ पे जाके देखना है। ओके, अब देखते 38 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। ठीक है, प्रीएम्बल के बारे में यहाँ पे बात की गई है। द प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सही स्टेटमेंट है। द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट हैव बीन पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल सिंस इट्स इंसेप्शन। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका? ओनली 1। अब बात करें 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसके थ्रू यहाँ पे सेक्युलर, उसके थ्रू यहाँ पे सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, ये वर्ड्स यहाँ पे जोड़े गए थे कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की। नॉर्मली द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन। तो सही आंसर क्या है इसका? यूनियन एज वेल एज कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, और ये जो लिस्ट है किस शेड्यूल में? 7th शेड्यूल में। ठीक है, और ये जो लिस्ट है इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो मैंने जो आपको बताया वो आपको यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, कौन कौन इसमें रहते हैं? मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा ओनली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट,
एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें इलेक्टेड मेंबर भी शामिल होंगे, साथ में नॉमिनेटेड। ठीक है, दोनों मेंबर यहाँ पे शामिल होंगे इसके इलेक्टोरल कॉलेज में। तो इसका सही आंसर क्या है? मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 41 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज अ राइट टू स्पीक एंड अदरवाइज टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड टू बी अ मेंबर ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमिटी बट इज नॉट इंटाइटल्ड टू वोट। तो इसका राइट आंसर क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल 76 में। ठीक है, अब 42 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्वेश्चन क्या है? द प्रेस इन डेमोक्रेसी मस्ट, तो क्या होनी चाहिए? बी फ्री एंड इम्पार्शियल। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर ऑफ अ स्टेट में, तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है? विथ होल्ड इज असेंट टू अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, तो स्टेटमेंट सही है। रिजर्व द बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर बाय रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है? रिटर्न द बिल अदर देन अ मनी बिल, ठीक है, फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। 44 नंबर क्वेश्चन देखें। पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, तो ये एनडीए 2013 में क्वेश्चन पूछा है। स्टेटमेंट देखिए, इट हैज बिकम मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडी, तो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 1/3 पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन, ये भी सही है। इलेक्टेड ऑफिशियल्स एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्योंकि जो एक्चुअल पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसमें? इलेक्टेड मेंबर में, अपॉइंटेड में एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में। तो जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, है ना, ये सुप्रीम पावर यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करते, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? 1 एंड 2 ओनली। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, दिस इंप्लाइज दैट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल एमपीज एंड एमएलए ऑफ स्टेट हैव इक्वल नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, तो अब आपका काम क्या है? आपको जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ना, वो आपको जाके एक बार देखना है लक्ष्मीकांत से। ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। 2023 में भी यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड। ओके, 46 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन इन इंडिया आर चेयर बाय, ठीक है, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन, ठीक है, इसको चेयर कौन करता है? इसको करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। अभी किस आर्टिकल में? ये आर्टिकल 108। ठीक है, एंड ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हमने क्वेश्चन नंबर 26 में वहां पे देख ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको कवर करने नहीं बैठेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ केग? ठीक है, केग का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए देखिए, ऑडिटिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट रिलेटिंग टू कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। ठीक है, तो ये सही है और ये स्टेटमेंट हमने पहले भी देखी हुई है। कंपाइलिंग द अकाउंट ऑफ डिफेंस, सी ऑप्शन क्या है? ऑडिटिंग द अकाउंट ऑफ इंस्टीट्यूशन फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये भी सही है। गवर्नमेंट जिन इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस करती है उसकी भी ऑडिट कौन करता है? कैग करता है। कंपाइलिंग द अकाउंट ऑफ स्टेट, तो ये भी स्टेटमेंट सही है ना। हमको बताना है नॉट करेक्ट। ठीक है, तो आंसर नॉट करेक्ट में क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, जो डिफेंस से रिलेटेड अकाउंट होते हैं ना, उसको कैग यहाँ पे ऑडिट नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होती है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल राइट? क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 21 जो हमारा राइट टू लाइफ है उसके बारे में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी है, हमको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। स्टेटमेंट 1 देखिए, द राइट इज अवेलेबल टू सिटीजंस एज वेल एज एलियंस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से राइट हैं जो सिर्फ सिटीजंस को मिलते हैं। वो हैं 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, ये जो आर्टिकल है ना, इसमें जो राइट मिलते हैं वो सिर्फ सिटीजंस को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे 21 है, नहीं है, मतलब ये
सिटीजन्स एंड एलियंस जो है उन दोनों को मिलता है। ओके, तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, मतलब ये गया। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इट कवर प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन। ठीक है, यहाँ पे एंड जो है मिसप्रिंट हो गया, तो मैं जो पीडीएफ होगी आपको जो दूंगा उसमें मैं करेक्शन करके दे दूंगा। ओके, तो इट कवर प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। थर्ड ऑप्शन देखिए, इट इंक्लूड्स द राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। 1 2 3 सही है, मतलब ये स्टेटमेंट भी गया। ठीक है, हमको देखना है कि फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो सही है या नहीं। इट कैन बी टेकन अवे अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। अब देखते हैं हम 49 नंबर क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल सिस्टम। तो ये फेडरल सिस्टम के ऊपर आपने देखा काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो फेडरल सिस्टम आपको अच्छे से कवर करना है, उसके फीचर्स क्या है वो आपको जाके देखना है लक्ष्मीकांत से। अब इसका आंसर क्या होगा, तो देखो यहाँ पे पहला अब देखते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, देयर आर 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि फेडरल सिस्टम में 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे होती है, जैसे सेंटर स्टेट, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पावर का डिवीजन, डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, ये होता है फेडरल सिस्टम में। ऑप्शन बी देखिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली डिफाइंड इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये स्टेटमेंट भी सही है ना। जो फेडरल सिस्टम होता है उसमें जो पावर होती है वो डिफाइन होती है, जो आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देख सकते हैं, जो शेड्यूल 7 है ना, 7 शेड्यूल। ठीक है, उसमें लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। ठीक है, तो ये किसमें 7th शेड्यूल में। तो यहाँ पे जो पावर है यूनियन गवर्नमेंट की एंड स्टेट गवर्नमेंट की वहां पे डिफाइंड है। ऑप्शन सी देखिए, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। एंड ऑप्शन डी देखिए, द सुप्रीम कोर्ट इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रेटिंग दिस प्रीवियस एंड आर्बिट्रिंग इन द मैटर ऑफ डिस्प्यूट, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, तो हमको बताना नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल सिस्टम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि हमको यहाँ पे रॉन्ग बताना है। तो आंसर क्या है? सी, क्योंकि ऑप्शन ए, बी एंड डी जो है ये फेडरल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल इट्स सिटीजन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर दिस राइट, है ना, हमें नॉट ट्रू बताना है। ऑप्शन है देखिए, इट गिव फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफिस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, तो ये स्टेटमेंट सही है ना। हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो ये स्टेटमेंट आपको वहां देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन बी देखिए, इट गिव फ्रीडम टू स्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस पर्पस एंड चैरिटेबल, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सी ऑप्शन देखिए, द राइट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मॉरलिटी एंड हेल्थ। ठीक है, तो ये जो हमारा राइट है ना, इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। तो ये जो हमारे राइट है ये सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मॉरलिटी एंड हेल्थ ये होते हैं। ऑप्शन डी देखिए, द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच एब्रोगेट्स द राइट फॉर सिटीजन्स, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो हमें बताना है नॉट ट्रू, तो उसके हिसाब से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि जो स्टेट है वो लॉ बना सकती है यदि कभी फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट एंड सोशल रिफॉर्म के बीच में यदि कभी कंफ्लिक्ट होता है, ठीक है, सोशल रिफॉर्म के बीच में यदि कंफ्लिक्ट होता है तो स्टेट यहाँ पे लॉ बना सकती है। ठीक है, क्योंकि स्टेट ने पहले भी यहाँ पे लॉ बनाए हुए। ठीक है, जैसे हम बात करें सिरूर मठ, ठीक है, कब बनाया था? 1954 में। और बात करें सबरीमाला, ठीक है, सबरीमाला, ठीक है, तो इस पर बनाया था 2018 में। तो ये अब देख सकते हैं कि स्टेट ने यहाँ पे लॉ बनाए, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। अब देखते हैं हम 51 नंबर क्वेश्चन, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 may be seen as giving effect to which of the following fundamental right। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हमको, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे कैसे दिए हुए, 1 2 3 2 3 2 3 4 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या होगा? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 1 2 3। ठीक है, एंड एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये किस आर्टिकल में आता है? हमारा आर्टिकल 17 में। ठीक है, आर्टिकल 17 क्या बोलता है? एबोलिशन ऑफ
अनटचेबिलिटी। अब देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आसियान मेंबर। ठीक है, हमको बताना है इसमें से कौन सा आसियान मेंबर नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एंड ताइवान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ताइवान। अब बात करते हैं आसियान की, तो ये कब स्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था स्टेब्लिश्ड इन 1967। ठीक है, एंड आसियान के जो फाउंडिंग मेंबर थे, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर कौन कौन थे वो हम देखते हैं। फाउंडिंग मेंबर ये थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ठीक है, ये फाउंडिंग मेंबर थे। बाद में जो मेंबर ऐड हुए, ठीक है, लेटर बात करें, लेटर मेंबर कौन कौन से थे जो बाद में आए? इसमें आएगा ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। ठीक है, ये इसके लेटर मेंबर है, तो हमको ये याद रखना है। ओके, और आसियान जो है वो यूपीएससी की फेवरेट थीम है। ठीक है, वहाँ की जो कंट्री, वहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, मैपिंग के ऊपर क्वेश्चन बने हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई ये तो याद रखना है आपको, साथ में आपको आसियान कंट्रीज जो हैं, ठीक है, उनकी मैपिंग भी आपको देखनी है। कौन सा सी है आसपास वो सब आपको देखना है, कौन सा स्ट्रेट है वो देखना है। ओके, अब देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमको यहाँ पे बताना है करेक्ट। ऑप्शन ए देखिए, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड एवरी ईयर। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। ऑप्शन सी देखिए, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर। एंड ऑप्शन डी देखिए, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, हमको बताना है करेक्ट। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। ठीक है, अब देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के इसमें से कौन सा मेंबर नहीं था? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 54 का? ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। ठीक है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे, है ना, वो कौन कौन थे। तो टोटल कितने मेंबर थे? टोटल 6 मेंबर थे। उनके नाम देख लेते हैं हम। के एम मुंशी, ठीक है। सेकंड सेकंड मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। थर्ड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फोर्थ गोपाला स्वामी आयंगर। फिफ्थ एन माधव राव, ठीक है। एंड सिक्स्थ का नाम क्या था? टीटी कृष्ण नामचारी, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे, ठीक है। एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर, ठीक है। चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा 54 नंबर क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं हम 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है वो हमको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कल्चर कंपोजिट। ऑप्शन 3 देखिए, टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, स्पेशली द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ऑप्शन 4 देखिए, टू प्रोटेक्ट ऑल मोन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन 3 एंड 4 है ना। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
देखो ये आप देख रहे हैं ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4, ये हमारा डीपीएसपी है, ठीक है। आप देखें ऑप्शन 3 है ना, ऑप्शन 3 जो है ये कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल 46, ठीक है, 46 में आता है। एंड ऑप्शन 4 की बात करें तो ये कौन सा आर्टिकल है हमारा 49, ओके। ये दो आप जो देख रहे हैं ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। अब बात करें जो फंडामेंटल ड्यूटी हमारी है ना, फंडामेंटल ड्यूटी ये किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। इसके थ्रू पार्ट 4 ए, ठीक है, पार्ट 4 ए यहाँ पे ऐड किया गया, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे 4 ए, ठीक है। एंड आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 51 ए, ठीक है, ये हमारा हो गया आर्टिकल। अब बात करें किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ऐड की गई, ये थी स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। इसके सजेशन पर यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। अब बात करें स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में कितनी ड्यूटीज थी, ठीक है, स्टार्टिंग में 10 यहाँ पे ड्यूटीज थी। उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 2002 में, उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटीज और ऐड कर दी जाती है, ठीक है, जो कि हमारा एजुकेशन से रिलेटेड थी, ठीक है। तो टोटल अभी कितनी है, टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी अभी, अभी है 11, ओके। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की। जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर हेल्ड टू, ठीक है, इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, elect the vice president of India, adopt a amendment bill constitution, एंड ऑप्शन डी क्या है, कंसिडर एंड पास अ बिल ऑन विच द टू हाउस डिसएग्री, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। एंड जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने पहले ही क्वेश्चन में देख ली है। अब देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी क्या है, इन हिज ओन डिस्क्रिप्शन, एंड ऑप्शन डी क्या है, व्हेन द डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट द इश्यू ऑफ सच प्रोक्लेमेशन हैज बीन कम्युनिकेटेड टू हिम इन राइटिंग, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बात करें जो इमरजेंसी है ये किस पार्ट में आता है, पार्ट 18 में, ठीक है। 2024 के क्वेश्चन में ये पूछा था इमरजेंसी किस पार्ट में आता है ना, तो कौन सा पार्ट है, पार्ट 18। बात करें ये जो फीचर है ना, ये कब ऐड किया गया, क्योंकि ये जो फीचर पहले नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ये बाद में 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू ये ऐड किया गया। क्योंकि ये जो फीचर्स इस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, ये इमरजेंसी जो लगी थी है ना, उसके बाद ऐड किया गया। इमरजेंसी के टाइम पे क्या हुआ था, जो प्राइम मिनिस्टर थी केवल उनकी एडवाइस पर प्रेसिडेंट ने यहाँ पे इमरजेंसी लगा दी थी, तो उसको हटाने के लिए 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 यहाँ पे लाया गया और ये फीचर जोड़ा गया। अब यदि प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे लगानी है तो उनको यूनियन कैबिनेट की यहाँ पे परमिशन चाहिए, वो भी रिटर्न, ठीक है, तभी प्रेसिडेंट यहाँ पे इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन यहाँ पे कर सकता है। अब देखते हैं 57 के बाद हम देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके। ऑप्शन देखते हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है, ओनली टू। राइट टू वर्क जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। बाकी राइट टू एजुकेशन ये आप देख सकते हैं आर्टिकल 21 सब क्लोज ए, ठीक है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन ये हमारा आर्टिकल 19 में आता है, ठीक है, और ये भी हमारा आर्टिकल 19 में आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 59। देखें, द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन देखिए, प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, अ लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, ऑप्शन डी क्या, प्रोविजन अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो देखो हमें बताना है 7th शेड्यूल, तो 7th शेड्यूल के हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। बात करें प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, तो ये कौन सा शेड्यूल है, ये हमारा 5th शेड्यूल है, ठीक है। लैंग्वेज वाला ये 8th शेड्यूल है, एंड डिस्क्वालिफिकेशन वाला 10th यहाँ पे शेड्यूल है, ठीक है, और ये हमारा 7th शेड्यूल है। बस हमको इसमें इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ,
ऑप्शन देखिए, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंशियल इमरजेंसी, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लोकसभा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, तो 60 का करेक्ट आंसर क्या हमारा, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा आर्टिकल 368 है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो ये हमारा आर्टिकल 360 में आता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा 60 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन देखते हैं, फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फेडरलिज्म, और फोर्थ ऑप्शन क्या हमारा, द अनक्वेश्चन्ड राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें बताना है कौन सा इसमें बेसिक फीचर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट की जो पावर है वो लिमिटेड है ना। पार्लियामेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर के जो पार्ट है उनको अमेंड नहीं कर सकती, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था, कब, केशवानंद भारती केस में, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है वो सुप्रीम कोर्ट ने किस में दिया था, केशवानंद भारती केस में। ओके, तो उसके हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। 62 नंबर क्वेश्चन देखें, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। चार ऑप्शन दिए हुए, इनको देखते हैं। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ऑप्शन बी देखें, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी देखते हैं, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। एंड ऑप्शन डी क्या है, टू रेंडर कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज। ओके, तो हमें बताना है कौन सा इसमें फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है, ओके, तो अभी तक आपने देख लिया फंडामेंटल ड्यूटी के काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं एनडीए के एग्जाम में, है ना। और जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये यूपीएससी की फेवरेट थीम है ना। हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि किसी क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए, उसमें डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, और पूछा इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, या पूछ लिया कौन सा इसमें डीपीएसपी है। तो आपको यदि ये फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी आपको याद होंगे तो आप इजिली उसको एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 63 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो हमें 73rd अमेंडमेंट एक्ट की यहाँ पे बात कर रहा है ना, उसके बारे में बताना है कौन सा इसमें करेक्ट है ना। करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है। स्टेटमेंट 1 देखिए, प्रोवाइड्स फॉर अ 3-tier स्ट्रक्चर ऑफ अ पंचायत इन द विलेज, इंटरमीडिएरी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन इन ऑल द टीयर्स ऑफ पंचायत, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड ऑप्शन देखिए, इलेक्शन टू पंचायत अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट 4 देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो अब 73rd अमेंडमेंट जो है इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो इसके थ्रू क्या पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। ओके, 11th शेड्यूल, ठीक है, यहाँ पे ऐड किया गया। ओके, 29 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए पंचायत को। ओके, और वुमेन्स के लिए यहाँ पे 1/3 जो रिजर्वेशन है वो वुमेन्स का होना चाहिए, है ना, ये यहाँ पे ऐड किया गया था। अब आपको पंचायत जो है, पंचायत के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, डिटेल्स में पढ़ना है। ओके, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे वो आपको पूरा डिटेल में देखना है एक बार, तो ये आपका होमवर्क है। अब बात करते हैं 64th क्वेश्चन की, द वर्ड सेक्युलर वाज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी वर्ड जो है वो ऐड किया गया था। 65 नंबर क्वेश्चन देखें, द टू प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मोस्ट क्लियरली एक्सप्रेस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू आर। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखें जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। तो जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इंश्योर करता है एंड प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट को, विच इज गारंटीड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है आर्टिकल 32 एंड 226। आर्टिकल 32 जो है ये सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, आर्टिकल 32 जो क्या बोलता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, ओके, एंड आर्टिकल 226 जो है ये किसका है, हाई कोर्ट का।
सेम पावर यहाँ पे हाई कोर्ट की है। ओके, ये आर्टिकल 32 एंड 226 के अलावा और कौन कौन से आर्टिकल है जो जुडिशियल रिव्यू को यहाँ पे क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं, तो वो कौन कौन से आर्टिकल है वो हम देख लेते हैं। आर्टिकल 13, 32, 136, 142, 147 एंड 226। ये जो आर्टिकल है ये क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो यदि ऑप्शन में आपको ये आर्टिकल भी मिलते हैं तो वो ऑप्शन सही होगा। ओके, तो हो गया हमारा 65 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। एन इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी डिक्लेयर ओनली ड्यूरिंग। चार ऑप्शन दिए हुए हैं वो देखते हैं हम। ऑप्शन ए क्या है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। बी ऑप्शन क्या है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन। ऑप्शन सी क्या है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। ऑप्शन डी क्या है, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। तो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी इन द कंट्री, तो ये कौन सी इमरजेंसी है, ये इकोनॉमिक इमरजेंसी है ना, ये आर्टिकल 360, ठीक है, ये आर्टिकल है। बात करें ऑप्शन सी की, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, तो ये हमारा है प्रेसिडेंट रूल, है ना, ये आर्टिकल कौन सा है, तो ये आर्टिकल कौन सा है, 356। अब देखो यहाँ पे दो सिमिलर टाइप की स्टेटमेंट है ना, और मैंने अपने 75 प्लस पैटर्न्स वाली जो वीडियो है उसमें आपको बताया हुआ है कि आंसर हमेशा दो सिमिलर टाइप की यदि स्टेटमेंट यूपीएससी बना रहा है ना तो उन्हीं दोनों में से आंसर होता है। ऐसा स्टेटमेंट इसलिए यूपीएससी बनाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, है ना। तो ये देखिए दो स्टेटमेंट सिमिलर टाइप की है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन दोनों में है, लास्ट में चेंज हुआ है, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है यदि आपको नहीं मालूम। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। पहले सिर्फ आर्टिकल 352 में वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन था, ठीक है, तो ये क्या होता था, ये होता था एक्सटर्नल इमरजेंसी, ठीक है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन थी वो काफी वेग डेफिनेशन थी। तो डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, है ना, ये लाया गया। इसके थ्रू आर्म रिबेलियन जो है ये वर्ड यहाँ पे ऐड किया गया, ठीक है, आर्म रिबेलियन जो वर्ड है ये पहले नहीं था, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे ऐड किया गया। ओके, तो जो आर्म रिबेलियन है ये क्या है, इंटरनल इमरजेंसी है, ठीक है। तो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन ये एक्सटर्नल इमरजेंसी है, एंड आर्म रिबेलियन वर्ड जो यूज किया गया है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो उसमें आर्म रिबेलियन का मतलब है यहाँ पे इंटरनल इमरजेंसी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 67 देखें। द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑप्शन सी क्या है, द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट, एंड ऑप्शन डी क्या है, रिकॉग्नाइज लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो देखो ऑप्शन डी जो है रिकॉग्नाइज लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये कौन सा शेड्यूल है, ये 8th शेड्यूल है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट ये कौन से शेड्यूल में आते हैं, ये आते हैं 7th शेड्यूल में। प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ये कौन सा शेड्यूल है, ये शेड्यूल है 5th शेड्यूल, ठीक है। और 4th शेड्यूल इसका करेक्ट आंसर क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। ओके, तो ये आपका हो गया 67 नंबर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज एनंसिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग द, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, केशवानंद भारती केस। अब देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, द पंचायती राज सिस्टम अंडर पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। अब देखिए द प्रोविजन ऑफ द पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायत आर नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल टू द 5th शेड्यूल एरियाज, ठीक है, ये पंचायती राज वाला जो पार्ट 9 है ना, पार्ट 9 का जितने भी प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होते कहां पे, 5th शेड्यूल एरियाज में। ओके, एंड पार्लियामेंट में एक्सटेंड दिस प्रोविजंस टू सच एरियाज सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो इसके लिए पार्लियामेंट ने क्या लेकर आया, पेसा एक्ट, पेसा एक्ट, ठीक है, ये कब आया था 1996 में। तो पेसा एक्ट 1996 ये लेकर आई पार्लियामेंट, ताकि जो 5th शेड्यूल के जो एरियाज हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करके इन एरियाज में पंचायती राज लगाया जा सके। ओके, अब बात करें 5th शेड्यूल में कौन कौन सी स्टेट है, तो 5th शेड्यूल में 10 स्टेट है,
ठीक है, 10 स्टेट है। कौन कौन सी है? इसमें है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, ठीक है, कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8, एंड यहाँ पे हिमाचल प्रदेश एंड ओडिशा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 10 स्टेट जो हैं वो 5th शेड्यूल में इंक्लूड है। तो इन स्टेट में यदि पंचायती राज सिस्टम है ना अंडर पार्ट 9 यदि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है? पैसा एक्ट के थ्रू, कुछ यहाँ पर मॉडिफिकेशन करने के बाद। ओके, तो हो गया हमारा 69 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स कंटेंट इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वो हमको बताना है। तो हमने देख लिया 8th शेड्यूल तो लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। 4th शेड्यूल हमारा एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट है, ये भी हमने देखा अभी, लास्ट क्वेश्चन इसी पर था। बात करें ऑप्शन डी की 10th शेड्यूल, तो प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो ये शेड्यूल भी सही है। अब बात करते हैं 2nd शेड्यूल, द फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, ये कौन सा शेड्यूल है? ये शेड्यूल है 3rd शेड्यूल, ठीक है। 3rd शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशन दिया हुआ है। 2nd शेड्यूल में किसकी बात की गई है? यहाँ पे बात की गई है प्रोविजन रिलेटिंग टू द अलाउंस एंड प्रिविलेजेस, ठीक है, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस, ठीक है, इसकी बात की गई है 2nd शेड्यूल में। तो ये हो गया हमारा 70 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 71। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। 72 नंबर क्वेश्चन देखें। द इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज अ पॉलिटिकल पार्टी एज अ नेशनल पार्टी इफ it secure at least 6% of the total valid vote polled in 4 or more state in a general election to the Lok Sabha or to the state legislative assembly. Second statement क्या है? It wins at least 4 seats in the general election to the Lok Sabha from any state or state. तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें इलेक्शन कमीशन की, ठीक है, तो ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 324। ओके, अब आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, उनको किस तरह हटाया जाता है वो आपको वहाँ पे लक्ष्मीकांत में जाके देखना है, ठीक है। ये आपको जाके देखना है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, जो मैंने आपको अभी बताया कि इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शनर कमिश्नर्स से रिलेटेड है ना, उनको किस तरह हटाया जाता है वो आपको देखना है। इनको रीअपॉइंट किया जाता है या नहीं किया जाता है ये भी आपको जाके देखना है, ठीक है। तो हमको चाहिए एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट पोल्ड इन 4 और मोर स्टेट, ठीक है, इन अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, 6%, ठीक है, याद रखना। इसके ऊपर एक और बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो 6% वोट चाहिए, वैलिड वोट, ठीक है, 4 और मोर स्टेट, 4 और मोर स्टेट, ठीक है, ये याद रखना। आने वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सेम क्वेश्चन। एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन द जनरल इलेक्शन, 4 सीट्स ये जनरल इलेक्शन, ठीक है, टू द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट। अब देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अमेंडमेंट प्रोसीजर हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द कंसेंट ऑफ द स्टेट इज मैंडेटरी फॉर ऑल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन 1। तो इस क्वेश्चन में कुछ वैल्यू एडिशन करने लायक है नहीं, तो इसको हम छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कैग से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द कैग ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट? द कैग कैन अटेंड द सिटिंग ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट, द कैग कैन अटेंड द सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, द जुरिस्डिक्शन ऑफ कैग इज को एक्सटेंसिव विथ पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है ना। तीसरे यदि हम काटें तो ये क्या है? 1 and 1 2, द कैग कैन अटेंड द सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है ना। तो यहां से हमारा ये भी गया। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ओनली 1। ओनली जो हमारा अटॉर्नी जनरल होता है
यही सिर्फ अटेंड कर सकता है सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा विदाउट वोट। ठीक है, वोट नहीं कर सकता, सिर्फ वहां पे अटेंड कर सकता है, तो ये अटेंड कर सकता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। केग नहीं अटेंड कर सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द केग कैन अटेंड द सिटिंग ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें कैग की, तो कैग ऑडिट ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पब्लिक अकाउंट प्लस कंटिजेंसी फंड। ठीक है, इसका ये ऑडिट करता है। ठीक है, ऑल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बात करें कैग को अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ओके, ये आपको याद रखना है। बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कैग। ठीक है, आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 जो है ये कैग से रिलेटेड है, आर्टिकल 148। ठीक है, जो क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंट ऑफिस। ठीक है, ऑफ कैग, ये आपको याद रखना है। अब एक और चीज आपको याद रखना है, कैग कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, है ना। अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट, एंड रिमूव। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, रिमूव एंड अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये आपको याद रखना है। तो कैग कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट इन द सेम मैनर एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो रिमूव कैसे किया जाता है, जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज को किया जाता है उसी तरह यहां पर कैग को रिमूव किया जाता है। ठीक है, रिमूव सेम मैनर एज द सुप्रीम कोर्ट जज। ओके, ये आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया कैग से रिलेटेड, उनको आप याद रखिए। 75 नंबर क्वेश्चन हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू इलेक्शंस एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। अ पर्सन अबव द एज ऑफ 35 years is eligible for election as the president of India. सेकंड ऑप्शन देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर मोर देन वन टर्म। एंड थर्ड ऑप्शन देखिए, अ पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ द पर्सन होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट यहां पे सही है। 35 ईयर एज होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्शन मोर देन वन टाइम्स यहां पे लड़ सकता है। एंड थर्ड ऑप्शन भी सही है, यदि कोई पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है तो वो एलिजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो 75 नंबर भी हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, द सिटीजंस ऑफ इंडिया डू नॉट हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। ऑप्शन देखते हैं, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। बी ऑप्शन क्या है, राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी क्या है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। एंड ऑप्शन डी क्या है, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। दिस राइट वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, एंड ये अब क्या है, लीगल राइट है। ठीक है, ये क्या है, अब लीगल राइट है। ठीक है, जो कि हमारा कौन सा आर्टिकल है, 300A। ठीक है, लीगल राइट अब बना दिया गया है। और पार्ट कौन सा है, पार्ट 12। पार्ट 12 में आर्टिकल 300A, ये हमारा लीगल राइट है, राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसे डिलीट कर दिया गया। ठीक है, बाकी आप जो आर्टिकल दिख रहे हैं, ये आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 19 में आपको ये सब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एम ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का एम क्या है इसमें, वो हमको बताना है, और स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है वो बताना है। टू फोस्टर म्यूचुअल एप्रिसिएशन ऑफ ईच अदर कल्चर एंड लिटरेचर एमंग नेशन, टू अचीव इंटरनेशनल कॉपरेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर। ऑप्शन 3 क्या है, टू फोस्टर रिलेशन बिटवीन स्कॉलर एंड एकेडमिक्स इन डिफरेंट कंट्रीज। एंड ऑप्शन 4 क्या है, टू ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो आप यहां से देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। जो मैंने आपको बताया था, जिस चीज को यदि यूपीएससी वैल्यू नहीं दे रहा है तो आपको भी नहीं देना है।
ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर एक ही बार अरेंज किया गया, तो ऑप्शन 4 की यहाँ पे सही होने की चांसेस काफी कम है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे गलत होगा। और ये आप देखेंगे हर एग्जाम में, यूपीएससी के सारे एग्जाम में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन 4 यदि गलत है तो ये स्टेटमेंट तो गई, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन बी, टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर, तो ये स्टेटमेंट सही है ना, ये चीज हमको पता है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, मतलब ये भी गया। अब बात करें थर्ड स्टेटमेंट, टू फोस्टर रिलेशन बिटवीन स्कॉलर एंड एकेडमिक्स इन डिफरेंट कंट्रीज, तो ये काम जो है यूनाइटेड नेशन का नहीं है, तो स्टेटमेंट 3 यदि हम काटते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है, तो मतलब स्टेटमेंट 1 जो है ये भी यहाँ पे गलत है। अब देखते हैं हम 78 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट 1 देखें, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट एज अ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 105, ठीक है, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस देता है ना, और ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, ये लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपको याद रखना है कि ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये कंसेप्ट लिया है, ओके। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्लियामेंट, ओके, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आर्टिकल 368 है ना, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, और ये पावर किसके पास है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास, ओके। अब देखते हैं हम 70, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी, ओके, तो ये हो गया आंसर सी। अब देखते हैं हम 79 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनियन एग्जीक्यूटिव इन इंडिया इज करेक्ट, यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है। According to the Constitution of India, the total number of members of the Council of Ministers cannot exceed 20% of the total number of members of the House of the People. Second statement देखिए, the rank of the different minister is determined by the president. C option क्या है, the minister are appointed by the president on the advice of prime minister. And option D क्या है, only a member of either house of parliament can be appointed as a minister. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, द मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बात करें ऑप्शन ए की, तो ये 20% नहीं है, ठीक है, ये कितना परसेंट है, 15%, ठीक है, और ये कब ऐड किया गया, ये ऐड किया गया 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, तो ये स्टेटमेंट तब सही होती है यदि 15% होता। बात करें बी ऑप्शन की, द रैंक ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स इज डिटरमाइंड बाय, तो प्रेसिडेंट नहीं, ये क्या कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ओके। बात करें ऑप्शन डी की, ओनली अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है ना। आर्टिकल 75 जो है, आर्टिकल 75 ये क्लियरली डिफाइन करता है कि यदि कोई ऐसा बंदा जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है ना, और वो मिनिस्टर बन जाता है, तो उसको 6 मंथ के अंदर दोनों में से किसी एक हाउस का यहाँ पे मेंबर बनना पड़ेगा, है ना, नहीं तो उसकी जो मेंबरशिप है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी बिल इज करेक्ट। स्टेटमेंट देखते हैं, अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल ओनली इफ इट प्रोवाइड फॉर इम्पोजिशन और फाइन्स और पेनाल्टीज, है ना, ओनली। ऑप्शन बी क्या है, अ मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। ऑप्शन सी क्या है, द राज्यसभा कैन रिजेक्ट द मनी बिल। ऑप्शन डी क्या है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा फाइनली डिसाइड्स इफ इट इज अ मनी बिल शुड एनी डिस्प्यूट अबाउट इट अराइज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमें बताना है करेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती है ना, और मनी बिल जो है ये सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। और ऑप्शन ए जो है ना, ये अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी मनी बिल ओनली इफ इट प्रोवाइड फॉर इंपोजिशन और फाइन्स और पेनाल्टीज, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज कोडिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ। हमें यहाँ पे यह बताना है कि प्राइम मिनिस्टर की कौन सी पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कोडिफाइड है ना, तो चलो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए क्या, द पावर ऑफ एडवाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर एज रिगार्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर।
ऑप्शन बी क्या है, द पावर ऑफ एलोकेट बिजनेस अमंग द मिनिस्टर्स। ऑप्शन सी क्या है, द पावर ऑफ समन द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। एंड ऑप्शन डी क्या है, द पावर ऑफ ट्रांसफर अ मिनिस्टर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर कोडिफाइड है वो कौन सी पावर है इसमें, ऑप्शन ए है ना, आर्टिकल 75 है ना। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, बाय फुलफिलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन अ पॉलिटिकल पार्टी क्लेम द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी। ठीक है, इसके ऊपर हमने पहले क्वेश्चन देखा था है ना, मैंने आपको बोला था सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, आप वो स्टेटमेंट याद रखिएगा। तो देखिए स्टेटमेंट 1 क्या है, इट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट पोल्ड इन 4 और मोर स्टेट है ना, सेम स्टेटमेंट थी। एट अ जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सेम स्टेटमेंट आपने देखा कि रिपीट हुई है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। इट विन्स एट लीस्ट 4 सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल फ्रॉम एनी स्टेट और विन एट लीस्ट 2% सीट इन द हाउस ऑफ द पीपल। दिस मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम एट लीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स। एंड ऑप्शन 3 क्या है, द पार्टी इज क्वेश्चन हैज गॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन एट लीस्ट 2 स्टेट। ऑप्शन 4 क्या है, इट मस्ट हैव इट्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो ऑप्शन 4 ये तो गलत है ना, ऑप्शन 4 गया, मतलब 1 2 तो सही है। एंड ऑप्शन 3 जो है, द पार्टी क्वेश्चन हैज गॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 2 स्टेट, तो ये स्टेटमेंट गलत है ना। कितना स्टेट में होना चाहिए, ये होना चाहिए 4 स्टेट में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो 2 स्टेटमेंट आपने देख लिया, प्रीवियस रिपीट हुई है, एंड ये हमारा तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। 4 स्टेट में आपको यहाँ पे स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, तब जाके उसको नेशनल पार्टी का यहाँ पे दर्जा मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 83 नंबर क्वेश्चन देखिए है ना, यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर बताना है। लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दी है, यहाँ पे अमेंडमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, हमको यहाँ पे बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 ये किससे रिलेटेड है, ये है डिस्क्वालिफिकेशन डिफेक्शन वाला है ना। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 ये आपका आ गया पंचायती है ना। तो ए का 4, बी का 3। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 तो ये क्या है आपका, ऑप्शन 1 सी का 1। एंड 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2006 ये क्या है, राइट टू एजुकेशन, तो डी का जाएगा 2। 4312 तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 84 नंबर क्वेश्चन देखें, हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड द मीटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट व्हाइल नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। तो इसका मैंने आपको बताया था बीच में जब हम केक पढ़ रहे थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो दोनों हाउस की मीटिंग यहाँ पे अटेंड कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, द क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन पहले देख चुके हैं, उसका जितना हमें वैल्यू एडिशन करना था हमने कर लिया था। तो इसमें हम लोकपाल का वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे। ठीक है, हम ये जो बाकी ऑप्शन है इनको देखेंगे। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, एआरसी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है उसके रिकमेंडेशन पर यहाँ पे लोकपाल इंस्टीट्यूशन बनाया गया था। अब बात करते हैं ये जो 3 कमीशन है ना इनके बारे में। शाह कमीशन की बात करें तो ये नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड था। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, उसकी जांच करने के लिए इसको बनाया गया था। बात करें संथानम कमेटी, तो संथानम कमेटी इसकी रिकमेंडेशन पर सीबीसी यहाँ पे स्टेब्लिश किया गया था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीसी। ठीक है, तो संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर यहाँ पर सीबीसी स्टेब्लिश किया गया था। बात करें लॉ कमीशन की, अब बात करें लॉ कमीशन की, तो इसे किस लिए बनाया गया था, फॉर कंडक्ट लीगल रिसर्च एंड रिव्यू एग्जिस्टिंग लॉज टू ब्रिंग इन रिफॉर्म है ना। जो एग्जिस्टिंग लॉज है ना, एग्जिस्टिंग लॉ है उनके रिफॉर्म के लिए इसको बनाया गया था। ओके, तो 85 नंबर हमारा यहाँ क्वेश्चन हो गया। 86 नंबर क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ऑप्शन बी क्या है, देयर आर नो नॉमिनेटेड मेंबर इन द लोकसभा। ऑप्शन सी क्या है, द राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व। एंड ऑप्शन डी क्या, सम मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो देखो इसका करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन 2018 का है। ठीक है, 2018 का है, उसके हिसाब से यदि हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, लेकिन यदि हम आज के टाइम की बात करें 2024 की,
तो यदि हम इसके हिसाब से देखें तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2019 में। उसके थ्रू ये वाला जो फीचर था नॉमिनेटेड मेंबर वाला लोकसभा में, उसको यहाँ पे एबोलिश कर दिया गया। ठीक है, तो आज के टाइम के हिसाब से यदि देखें तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि लोकसभा में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है। तो अब देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द कैग ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, ये स्टेटमेंट सही है, हमने देखा था, मैंने जो वैल्यू एडिशन करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, ही कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस इन द सेम वे एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। द कैग इज एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ही हैज ceased to hold his office। ऑप्शन डी क्या है, द सैलरी ऑफ द कैग इज चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, यदि हम नॉट करेक्ट की बात करें तो ऑप्शन सी। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरह हटाया जाता है उसी तरह इसको हटाया जाएगा। ठीक है, रिमूव जो कर रहे हैं। बात करें इसकी जो सैलरी है वो कहाँ पे चार्ज होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना, चार्ज सैलरी होती है। एंड ऑप्शन सी इसमें क्या बोल रहा है कि रीअपॉइंटमेंट, है ना, तो कैग की रीअपॉइंटमेंट नहीं होती है। ठीक है, रीअपॉइंट ये नहीं होती है। तो एक क्वेश्चन से हमें कितनी इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। ठीक है, अब आपको काफी पॉइंट्स जो हैं कैग के बारे में याद हो गए होंगे। जो अटॉर्नी जनरल उसके बारे में भी आपने देख लिया, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। बात करें शेड्यूल्स, उसका आपका रिवीजन हो गया होगा, फंडामेंटल राइट्स का रिवीजन हो गया होगा, है ना। तो जो हमारे, है ना, तो जो हमारे पीवाईक्यू होते हैं ना, उसके थ्रू आपका रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, जो पॉइंट आपको याद नहीं होते वो यदि आप बार बार क्वेश्चन लगाओगे तो वो पॉइंट भी आपको याद हो जाते हैं। तो ये फायदा होता है पीवाईक्यू करने का। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया इज वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 324। अब बात करते हैं 89 नंबर क्वेश्चन की। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो राइट टू सिटीजनशिप ये नहीं है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 23 एंड 24। ओके, अब बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी was established on the recommendation of which one of the following committee? मैंने आपको बताया था ऊपर कौन सी कमेटी है, संथानम कमेटी। अब बात करते हैं बाकी जो कमेटी है ना, उनके बारे में। ओके, दिनेश गोस्वामी कमेटी की बात करें, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये है इलेक्टोरल रिफॉर्म। तारकुंडे की बात करें तो ये भी इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है। एंड नरसिम्हम कमेटी की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, ये बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है तीनों कमेटी के बारे में। ठीक है, संतानम कमेटी के बारे में भी। अब बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सभी सुप्रीम कोर्ट के जजों को यहाँ पे अपॉइंट करता है। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is not a part of the DPSP as इंस्टेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो अब इसका ऑप्शन देखते हैं, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ऑप्शन बी क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ऑप्शन सी क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे मिस प्रिंट है ना, इसको मैं करेक्ट करके आपको पीडीएफ दूंगा। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये डीपीएसपी नहीं है। अब देख लेते हैं इनके आर्टिकल। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करें तो ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 39A। ओके, बात करें ऑप्शन बी की तो ये कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल 49। ऑप्शन डी ये कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल 50।
बात करें प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ, तो ये हमारा डीपीएसपी नहीं है। हमारे डीपीएसपी में क्या बोला, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 44। ओके, तो आपको ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे याद रखनी है। 93 नंबर क्वेश्चन देखें, द वर्ड सोशलिस्ट was inserted into the preamble of the Constitution of India through which one of the following amendment act? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके थ्रू यहाँ पे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रेटिव वर्ड ऐड किया गया था। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द यूनियन होम मिनिस्टर। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एन इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर्स को यहाँ पे रिमूव करता है। ओके, तो ये आप देखना कहाँ पे, लक्ष्मीकांत में। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राज्यसभा इज नॉट करेक्ट? इट्स मेंबर आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। तो ये स्टेटमेंट सही है, हमें बताना नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी देखिए, द इलेक्शन फॉलो द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ऑप्शन सी देखिए, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 years। एंड ऑप्शन डी क्या है, इट इज अ परमानेंट बॉडी बट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1/3 मेंबर जो है वो एवरी 2 year यहाँ पे रिटायर्ड होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और इलेक्शन जो होता है वो कैसे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और जो राज्यसभा है वो परमानेंट बॉडी तो है, लेकिन उसको प्रेसिडेंट यहाँ पे डिसॉल्व नहीं कर सकता। ओके, तो हमको बताना है नॉट करेक्ट, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया? तो मैंने आपको क्या बताया था, 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, आर्टिकल 19। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफर टू द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। ये हमारा डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी में आप देखेंगे आर्टिकल 46, तो वहां पे बात किया शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल एंड अदर वीकर सेक्शन के प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट की। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, द प्रोविजन ऑफ द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल नॉट अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। तो इसमें हमें बताना है कि किसमें अप्लाई नहीं होता 5th शेड्यूल। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था जब 10th स्टेट का नाम मैंने आपको बताया था जो 5th शेड्यूल में आती हैं, उसमें छत्तीसगढ़ भी था, झारखंड एंड ओडिशा, ठीक है। तो यहाँ पे 5th शेड्यूल अप्लाई होगा। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये किस में आते हैं, 6th शेड्यूल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 100 देखें, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिस्क्राइब्ड एज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? तो हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑल 3। प्रेसिडेंट है, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट जो होता है ऐसे बोलते हैं हम राज्यसभा, एंड हाउस ऑफ पीपल होता है लोकसभा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 and 3। तो यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन जो है पूरे कवर कर लिए, ठीक है। तो हमारा टेस्ट 1 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट में, ओके, तब तक के लिए गुड बाय।